हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ की प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग क्लास 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। पहला प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार अप्रैल 2018 में भारत ई लर्निंग के लिए डैश के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी। पहला है अविकसित, दूसरा है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक, अविकसित। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था थी जिसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भारत की 75% आबादी कृषि पर आधारित थी। उद्योगों की स्थिति जर्जर थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के शोषण से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय, अधिक जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे, खराब बुनियादी ढांचा और पूंजी निर्माण की कम दर इत्यादि खाद्यान्न तथा अन्य साधनों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे देश पर निर्भर थी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं थी। आगे के प्रश्न औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना है। इसके तहत 1970 के दशक के उत्तरार्ध में राज्य समर्थित अर्थव्यवस्था की जगह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अर्थात निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाने लगा। वाशिंगटन सहमति शब्द अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मध्य आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की सहमति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले शास्त्री अर्थशास्त्री डैश थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन स्टुअर्ट मिल। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले शास्त्री अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल थे। यह 1806 से 1873 तक प्रतिभाशाली ब्रिटिश दार्शनिक व अर्थशास्त्री थे, जिसने संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। ये उपयोगितावाद के समर्थक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यूटिलिटेरियनिज्म और ऑन लिबर्टी
व द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो द्वारा पेश की गई भूमि पट्टेदारी पद्धति डैश से शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रणाली। सर थॉमस मुनरो और कर्नल रीड द्वारा पेश की गई भूमि पट्टेदारी पद्धति रैयतवाड़ी प्रणाली थी। इस पद्धति में किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया गया और कर सीधे किसानों से वसूला जाता था। इस प्रणाली में रैयत नाम व्यक्तिगत कृषक को भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और पट्टे के संबंध में पूर्ण अधिकार था। इसे मद्रास, महाराष्ट्र, पूर्वी पंजाब, कुर्म तथा असम तक लागू था। यह कुल खेती योग्य भूमि के 51% हिस्से पर लागू थी। अगला प्रश्न है, नीचे अभिकथन और कारण के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत में रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाक एवं तार जैसी अवसंरचना विकसित हुई। कारण है, ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित अवसंरचना के फलस्वरूप लोगों को बेहतर भविष्य के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवास करने में सहायता मिली। सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत में रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाक एवं तार जैसी अवसंरचना विकसित हुई। वहीं ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित अवसंरचना के फलस्वरूप लोगों को बेहतर भविष्य के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवास करने में सहायता मिली। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सांख्य शास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार 1870 से 1947 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति विकास का प्रतिशत कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.2। आर्थिक सांख्य शास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार 1870 से 1947 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति विकास का प्रतिशत 0.2% था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो अभिकथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए अभिकथनों के संबंध में योग्य विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है, औपनिवेशिक शासन के दौरान प्राथमिक उत्पादों का निर्यात करने और ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को आयात करने में भारत की क्षमता को बढ़ाना यह आर्थिक परिकल्पना थी। अभिकथन है, अंग्रेजों ने पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान प्राथमिक उत्पादों का निर्यात करने और ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को आयात करने में भारत की क्षमता को बढ़ाना आर्थिक परिकल्पना थी और दूसरी ओर अंग्रेजों ने पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व को बढ़ाया था। इस प्रकार दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्थिक विकास की परिकल्पना निम्न में से किस अर्थशास्त्री से जुड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कुजनेट्स। आधुनिक आर्थिक विकास की परिकल्पना साइमन कुजनेट्स से जुड़ी है। कुजनेट्स ने कुजनेट्स वक्र का प्रतिपादन किया जो आर्थिक विकास और आय वितरण की विषमता को मापता है। यह उल्टे यू आकार का होता है। कुजनेट्स को 1971 में आर्थिक समृद्धि की आनुभाविक व्याख्या तथा आर्थिक समृद्धि की माप के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है? विकासशील देश का आर्थिक विकास पिछड़ापन परिणाम को कमजोर कर और प्रचार परिणाम को मजबूत कर द्रुत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी मिर्डल।
जी मिर्डल ने कहा कि विकासशील देश का आर्थिक विकास पिछड़ापन परिणाम को कमजोर कर और प्रचार परिणाम को मजबूत कर द्रुत किया जा सकता है। मिर्डाल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अल्प विकसित देशों के विकास को अवरोधित करता है और इसके परिणाम स्वरूप गरीब देश और गरीब होता जाता है तथा धनी देश और अधिक धनी होता जाएगा। मिर्डाल बेकवास प्रभाव और विस्तार प्रभाव की चर्चा करते हैं। विकास नीतियाँ किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जा सकता है कि अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं और विफलताओं के कुछ कारणों को समझें। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद करें। जी मिडल के अनुसार विकासशील देश का आर्थिक विकास पिछड़ापन परिणाम को कमजोर कर और प्रचार परिणाम को मजबूत कर दूर किया जा सकता है। आगे के प्रश्न कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में कम ग्रामीण आय का कारण है? पहला है कृषि में कम निवेश, दूसरा है प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत। इसका सही आंसर है ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। भारत में कम ग्रामीण आय का प्रमुख कारण कृषि में कम निवेश, प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत, कृषि की कम उत्पादकता, शिक्षा व कौशल का स्तर निम्न, सरकारी सहायता का अभाव, रोजगार उत्पादकता और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन इत्यादि है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है इसे 1988 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है केवल वाणिज्यिक बैंक ही इसे लागू कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। किसानों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से देय ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। इस कार्ड का उपयोग किसान खेती के लिए बीज, खाद तथा उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए करते हैं। किसानों को 3 लाख तक कर्ज दिया जाता है, जिसका ब्याज दर 6 माह तक 4% तथा 1 वर्ष के लिए 7% होती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों के बीच किस वाणिज्यिक फसल की खेती ने विद्रोह पैदा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिगो। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों के बीच नील वाणिज्यिक फसल की खेती ने विद्रोह पैदा किया था। नील विद्रोह 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था और यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बगान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था, जिन्होंने उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल थी। नील की खेती 1777 में बंगाल में शुरू हुई। आगे के प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता। उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता होती है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है, उन उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित करना होता है। जैसे चीनी उद्योग, गन्ना भारी कच्चा माल है जिसे अधिक दूरी तक ले जाने से परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है और चीनी के उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो जाती है। लोहा और इस्पात उद्योग में उपयोग में आने वाले लौह अयस्क और कोयला दोनों ही वजन ह्रास और लगभग समान भार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र में उच्च उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
कोई विशेषज्ञता नहीं और श्रम का कोई विभाजन नहीं। औद्योगिक क्षेत्र में उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, उत्पादन की निरंतरता, प्राकृतिक कारकों पर कम निर्भरता और अधिक पूंजी तीव्रता के अस्तित्व को आदि आवश्यक कारक हैं। अगला प्रश्न है, आयोजन के आरंभिक चरण में औद्योगिकरण उपयोग वस्तुओं के समकक्ष में है, ना कि टिकाऊ वस्तुओं के उद्योगों में। यह परिकल्पना इसने प्रस्तुत की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुजनेट्स। आयोजन के आरंभिक चरण में औद्योगिक उपभोग वस्तुओं के उद्योग के पक्ष में होता है, ना कि टिकाऊ वस्तुओं के उद्योग में। यह परिकल्पना कुजनेट्स ने प्रस्तुत की। आगे के प्रश्न विदेशी व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुक्त व्यापार द्वारा डैश के पक्ष में आय का पुनर्वितरण किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन का प्रचुर घटक। मुक्त व्यापार को उत्पादन के प्रचुर कारक के पक्ष में पुनर्वितरित किया जाता है। इसे स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय द्वारा समझाया गया है, जो बताता है कि मुक्त व्यापार किसी देश में उत्पादन के प्रचुर कारक को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि व्यापार उस कारक का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ाता है। इसके विपरीत यह आयात के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर दुर्लभ कारक को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश का पूर्ण लाभ का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाला लाभ तभी अधिकतम होगा जबकि स्वतंत्र व्यापार हो। व्यापार में लाभ लेने वाले देश संरक्षणवादी या व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं अपनाए। आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेष रूप से WTO की कार्यप्रणाली तथा भूमिका इसी से निर्देशित होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश ए का पूर्ण लाभ किसी निश्चित वस्तु या सेवा का उत्पादन किसी अन्य देश की तुलना में अधिक कुशलता से करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है, जिससे देश ए को पूर्ण लाभ होता है। यदि देश ए किसी अन्य देश की तुलना में अधिक कच्चे माल का उपयोग करता है, तब भी देश ए को अधिक लाभ होगा। ऐसा इसलिए जब देश ज़्यादा कच्चे माल उपयोग करेगी तो उत्पादन भी अधिक होगा, जिससे उसे पूर्ण लाभ होगा। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुली अर्थव्यवस्था। एक खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं और अक्सर वित्तीय संपत्तियों में भी व्यापार करती है। उदाहरणार्थ, भारतीय चारों ओर विश्व में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और भारत में कुछ वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। अतः एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे के प्रश्न जनांकीय परिस्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग 60% भाग 25 वर्ष से कम आयु का है। आगे के प्रश्न व्यावसायिक संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कारगिल फूड्स। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने स्वदेशी भारतीय कंपनी पारक फूड्स का अधिग्रहण कर लिया। यह अधिग्रहण भारतीय बाजारों में कारगिल फूड्स की उपस्थिति का विस्तार करने और खाद्य तेलों और अन्य खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उन पर विचार करें। कथन ए है, मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। दूसरा कथन है, मौसमी भूखमरी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन एक सही है पर कथन दो गलत है। मौसमी भूख भूख का वह रूप है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष रोजगार खोजने में असमर्थ होता है। मौसमी भूख फसल के रोपण और कटाई के चक्र से जुड़ी है, न कि भोजन के उगाने से। प्रायः मौसमी भूख केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि आंशिक रूप से शहर में आकस्मिक श्रम की कमी के कारण ऐसा देखते हैं। यह मुख्य रूप से कुछ समुदाय या समाज में वर्ष के विशेष समय के दौरान ही होता है और यह पैटर्न साल दर साल जारी रहता है। केवीएस ने इसका सही आंसर ऑप्शन डी को माना था, जो कि गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन कौन सी मुख्य विशेषताओं में से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। स्वतंत्रता के समय भारतीय विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: आय वितरण में विषमता, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, औद्योगिकरण का अभाव, निम्न प्रति व्यक्ति आय इत्यादि। जबकि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता के 2 दशक बाद हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव से 1970 के दशक में हुआ। आगे के प्रश्न आधारिक संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूजल। नवीकरणीय ऊर्जा में वे सभी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन इत्यादि। अगला प्रश्न है, उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती है कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सप्रेस वेज। उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती है तो वह एक्सप्रेस वेज कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए, बी, सी तीनों सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 1999 में की गई। यह भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है। यह 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसका प्रबंधन NHAI द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क GT रोड है। इसे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। यह काबुल से लाहौर से दिल्ली होते हुए पश्चिम बंगाल में कोलकाता से चटगांव बांग्लादेश तक जाती है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फीडर। फीडर वह चालक है जो उपकेंद्र को उस क्षेत्र से जोड़ता है जहां शक्ति को स्थापित किया जाना होता है या जहां बिजली वितरित की जाती है। सामान्यतः फीडर से कोई टेपिंग नहीं ली जाती ताकि इसमें करंट पूरे समय एक जैसा रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 9 से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।